नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, आज की इस वीडियोज़ में भू संचलन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू संचलन से आप क्या समझते हैं और वलन और भ्रंश के प्रकारों का वर्णन भी आपको करना। यदि भूतल को देखा जाए तो उत्साहज स्तर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं, परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, भूस्थल को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट होती है। तो हमें भूतल की परिवर्तनशीलता भी हमें नजर दिखाई देती है कि वास्तव में भूतल में परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी पर ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है। ये परिवर्तन दो तरीके से होता है। पृथ्वी पर जो ये भूतल परिवर्तन होता है, दो प्रकार के होता है। देखिए, दीर्घकालिक, एक तो बहुत ही लंबे समय में दीर्घकालिक होता है, एक तो आकस्मिक। अगर भूतल में दीर्घकाल लंबे समय में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है तो वो दीर्घकालिक, और आकस्मिक अचानक से हो जाएगा तो वो आकस्मिक होगा। दीर्घकालीन परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है कि मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता। वैसे जैसे पर्वतों का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल मंद गति से होता है। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकंड में या फिर मिनट में हो जाते हैं। आकस्मिक परिवर्तन होते हैं ना, वो अचानक एक मिनट में ही, एक सेकंड में ही हो जाते हैं, लेकिन जो दीर्घकालीन परिवर्तन वो बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि पर्वतों का निर्माण। अगर हम आकस्मिक परिवर्तन की बात करें जो एक सेकंड या फिर एक मिनट में होते हैं, जैसे ज्वालामुखी तथा भूकंप, भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। दोस्तों, ज्वालामुखी तथा भूकंप, जैसे ज्वालामुखी जो उत्पन्न होती है पहाड़ों में से, जमीन में से, जो ज्वालामुखी यानी कि जो लार्वा निकलता है ना, लार निकलती है एक प्रकार से, गरम गरम एक प्रकार लाल तरीके से दिखाई देती है और वो चलती रहती है। तो वो एक ज्वालामुखी जमीन में से जो निकलती है, तो वो एक अचानक से निकल जाती है, तो वो क्या होगा, आकस्मिक परिवर्तन। जैसे कि भूकंप आता है तो वो अचानक से आ जाता है भूकंप, कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता, कुछ ही मिनट में भूकंप चालू हो जाता है, तो एक आकस्मिक परिवर्तन है। दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहे जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक जल से उत्पन्न होते बल है वो अंतर्जात बल कहे जाते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। दोस्तों, जो पृथ्वी के बाहर जो परिवर्तन होते हैं, बल होते हैं, तो उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर उत्पन्न वाले बलों को बहिर्जात बल, और पृथ्वी के अंदर उत्पन्न वाले बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। और इन्हें हम समतल संस्थापक बल भी कहते हैं। जो बाहर जो बल घटित होते हैं वो समतल संस्थापक बल भी होते हैं। अब दोस्तों, कई प्रकार आपको दे रखे हैं, जैसे कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। स्थल रूप होता है, स्थल का रूप जो जमीन का रूप होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा दोस्तों, स्थल को कौन कौन प्रभावित करता है। स्थल को देखते हैं। स्थल को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो है अंतर्जात बल जो कि जमीन के अंदर होता है, एक है बहिर्जात बल जो कि जमीन के बाहर होता है। ऐसा बल जो जमीन के बाहर होता है और जिसके कारण जमीन के बाहरी वातावरण के कारण अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो बहिर्जात बल हो गया। और जो अंदर से जो परिवर्तन होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल है वो दो प्रकार से होता है, एक तो पटल विरूपण बल। कैसा पटल विरूपण बल। दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल, अचानक अंदर जो परिवर्तन, आकस्मिक अंतर्जात बल और पटल विरूपण। इसका दोस्तों विरूपण है यानी कि विरल मात्रा में बिल्कुल दोस्तों होता है। इसके बाद में बहिर्जात बल वो है अनाच्छादन, बहिर्जात बल में अनाच्छादन और निक्षेपण। इसके बाद में पटल विरूपण बल है वो दो प्रकार से होता है, महादेश संचलन होता है और पर्वत निर्माणकारी बल होता है। और जो महादेश संचलन है वो दो प्रकार से होता है, उन्मजन और निम्नजन। उन्मजन और निम्नजन ये होता है महादेश संचलन। और पर्वत निर्माणकारी बल होता है वो, जैसे कि तनाव है तो एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो पर्वत का निर्माण करता है। इसी प्रकार से संपीड़न, अगर भूमि में तनाव होगा तो दोस्तों खड्डा बन जाएगी या फिर दरार बन जाएगी, तो वो भी एक तनाव की भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा। और अगर पर्वत का जो निर्माण है उसमें अगर सिकुड़न होगा तो वलन पड़ जाएगा पर्वत के अंदर, इसको हम समझ रखे हैं। इसके बाद में अनाच्छादन। अनाच्छादन दोस्तों तीन प्रकार से होता है, अपक्षय, परिवहन और अपर्दन। अपक्षय, परिवहन और अपर्दन। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों भ्रंशन की। आखिर ये भ्रंशन होते क्या है, देखिएगा। अंतर्जात बलों द्वारा क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न तनाव, कभी कभी अत्यधिक संपीड़न के कारण होने वाले चट्टानों के रूपांतरण को भ्रंश कहते हैं। अर्थात दोस्तों, तनावपूर्वक संचलन की प्रक्रिया के कारण भूपटल पर एक तल के सहारे चट्टान का स्थानांतरण हो जाता है, तो उसे हम एक
भ्रंश का उत्पन्न हो जाता है, ये आगे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए पहले अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के अंदर बल होते हैं, अंदर कोई भी अगर पृथ्वी के अंदर जमीन के अंदर कोई बल उत्पन्न होता है, कोई संचलन उत्पन्न होता है, कोई सिकुड़न होता है, कोई तनाव होता है, तो उन बलों के कारण क्षैतिज संचलन के कारण, अंतर्जात बलों द्वारा क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न तनाव, जमीन के अंदर जो उत्पन्न तनाव है, तो वो कभी कभी अत्यधिक संपीड़न के कारण संपीड़न के कारण होने वाले चट्टानों के स्थानांतरण को भ्रंशन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर कोई भी बल हुआ, कोई भी चंचलन हुआ, कोई भी क्षैतिज संचलन हुआ, ठीक है, हिलाव हुआ, उसके कारण अगर कोई पर्वत सरक गया है या फिर कहीं और खिसक गया है, इस प्रकार से कोई जमीन के अंदर संचलन होता है और बाहर कोई प्रभाव पड़ता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भ्रंशन कहलाता है। इसके बाद में अर्थात तनावपूर्वक संचलन की तीव्रता के कारण बल भूपटल में एक तल के सहारे चट्टान का स्थानांतरण, अभी हमने बात की कि भूमि के अंदर किसी बल के कारण, किसी क्षैतिज बल के कारण बाहरी जो भाग है, जैसे कि पर्वत है, उसका क्या हो जाता है, स्थानांतरण होता है, बिल्कुल तल के सहारे उसका स्थानांतरण हो जाता है। तल खिसकेगा तो पहाड़ भी खिसकेगा, तो ये बात हो रही है। तो उत्पन्न संरचना को हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है, दोस्तों जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है, उन्हें विभंग के भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो भ्रंश होता है वो भूपटल के निर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जिसके सहारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई भी भूपटल पर चट्टान है, ठीक है, भूपटल पर कोई पहाड़ी है, कोई चट्टान है, भूपटल का अर्थ हुआ दोस्तों धरती पर कोई चट्टान है, तो वो उसके चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण हो जाता है। जो खंड होते हैं चट्टानों के, उसका स्थानांतरण, यहाँ पर खंड चट्टान का था तो वो वहां पर चला गया, तो ये वो स्थानांतरण हो जाता है। उसे हम विभंग के भ्रंश के नाम से भी जानते हैं, विभंग के भ्रंश है ना। और भ्रंश वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्र होते हैं। जो भ्रंश होते हैं वो भूपटल के बिल्कुल निर्बल, अगर कोई ऐसा पहाड़ है या फिर ऐसी कोई पहाड़ी है जो यहाँ पर थी और कुछ समय के बाद में किसी भ्रंशन की वजह से यहाँ पर चलेगी, तो ये क्या होती है, निर्बल क्षेत्र होता है, बिल्कुल कमजोर क्षेत्र होता है, जिसके सहारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। इसके बाद में दोस्तों भ्रंशन के प्रकार, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से जो पहाड़ है वो खिसकते हैं, किस प्रकार से भ्रंश उत्पन्न होता है, ठीक है, कहीं कहीं तो दरारें भी उत्पन्न हो जाती है, इसको हम समझते हैं। देखिएगा भ्रंश के प्रकारों को देखिए तो भ्रंश के अंतर्गत संचलन निर्माणकारी शक्ति विभिन्न वर्गीकृत किया। जैसे कि दोस्तों बात करें सामान्य भ्रंश, कैसा भ्रंश, सामान्य भ्रंश होता है। सामान्य भ्रंश क्या होता है, और इसके बाद में व्युत्पन्न भ्रंश होता है। इसके बाद में दोस्तों पार्श्वीय या निलंबी सर्पण भ्रंश होता है। इसके बाद में सोपानी भ्रंशन होता है, और इसके बाद में शेप भ्रंश होता है। इसके बाद में अधिक्षिप्त भ्रंश होता है, और त्रियक भ्रंश होता है। इसके बाद में दोस्तों वलन के प्रकार आगे आ जाते हैं। तो अब हम भ्रंश के प्रकारों को देखते हैं दोस्तों। भ्रंश का प्रकार हम फर्स्ट भ्रंश का प्रकार समझते हैं दोस्तों। 43 पेज संख्या है इस क्वेश्चन की, आप देखिएगा साथ साथ में। सामान्य भ्रंश क्या होता है दोस्तों, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण, जो चट्टानें होती है, जो पहाड़ियां होती है, उसमें दरारें यानी कि खड्डे पड़ जाते हैं। चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उनके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो सामान्यतः भ्रंश कहते हैं। भ्रंश तल प्राय लंबवत या चौड़े ढाल वाला होता है। भ्रंश तल होता है, भ्रंश का जो तल होता है वो लंबवत चौड़े ढाल वाला होता है। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड्डे ढाल वाले कगार को प्राय भ्रंश कगार कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पढ़कर ही कि जैसे कि कोई भी चट्टान है उसमें दरार हो जाती है और वो दो खंडों में विपरीत दिशा में बढ़ जाती है, तो उसे हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। सरक जाते हैं तो उसे हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। बस वो होता है सामान्य भ्रंश, बाकी आपको रामायण नहीं लगती। सामान्य भ्रंश यही होता है कि दो पर्वतों का खिसक जाना और इसमें दरार पड़ जाना, ठीक है। आगे व्युत्क्रम भ्रंश। दोस्तों व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है, जब चट्टानों में दरार पड़ने से, व्युत्क्रम भ्रंश का अर्थ हुआ जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहा जाता है, इसलिए व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश या शैपित भ्रंश कहा जाता है। इसके शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन द्वारा। तो जो दोस्तों यहाँ पर व्युत्क्रम भ्रंश की बात हो रही है, तो ये व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण है मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा, उसके खिंचने के द्वारा, क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न
संपीड़न के कारण होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़कर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन एक बार पुनः उसको समझा लेता हूँ। देखिए, व्युत्क्रम भ्रंश वो भ्रंश होते हैं जब चट्टानों में दरार पड़ने से जो चट्टानें होती है, जैसे कि इधर चट्टान है और इधर चट्टान है, उसके बीच में खाई पड़ जाने से, उसके बीच में दोनों दरारों के बीच में दरार पड़ जाने से, खाई पड़ जाने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसक जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात हो रही है, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें, यहाँ पर बात ये हो रही है कि व्युत्क्रम भ्रंश जैसे कि ये दो पहाड़ी है, ठीक है, ये दो पहाड़ी है, इसके बीच में अगर कोई खड्डा पड़ जाता है, इसके बीच में अगर कोई खाई पड़ जाती है, तो इसकी अगर यहाँ पर खाई होगी तो ये पहाड़ नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा अलग डायग्राम बना देता हूँ। देखिएगा, ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों खाई थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये इसकी संभावना है कि दोनों सिकुड़ जाएगी, पक्की संभावना है कि ये दोनों सिकुड़ जाएगी। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि व्युत्क्रम भ्रंश, ये भी इसके सामने आ रहा है, ये इसके सामने आ रही है, ये इसके सामने आ रही है, कि दोनों को भिड़ रही है, यानी कि भिड़ने को कहते हैं व्युत्क्रम। तो वही बात यहाँ पर दोस्तों समझाई जा रही है। देखिएगा, हमारी बातें यहीं पर थी ना, बिल्कुल। तो ये दोस्तों होता है व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है। और इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड एक दूसरे पर चढ़ जाता है, यानी कि दोनों आपस में भिड़ जाती है, एक दूसरे पर चढ़ जाती है, और इस क्रिया को उत्क्रम कहा जाता है, इस क्रिया को उत्क्रम कहा जाता है, इसलिए व्युत्क्रम भ्रंश बिल्कुल उत्पन्न होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा बनता है कि पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश, पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश, यानी कि दोस्तों 37 दिशा में संचलन होने से, 37 दिशा में आमने इस प्रकार से दोस्तों संकुचन होने से, संचलन होने से, 37 दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे 37 गति करता है, जब भ्रंश है ना वो तल के सहारे 37 गति करता है, तो उसे पार्श्वीय भ्रंश या निलंबी भ्रंश कहते हैं। दोस्तों जब भ्रंश किसी तल के सहारे 37 गति करता है तो उसे हम पार्श्वीय भ्रंश या निलंबी भ्रंश कहते हैं। और इस तरह के भ्रंश के कगारों की रचना या तो हो ही नहीं पाती, यदि होती है तो वह बहुत कम समय पर बहुत कम ऊंची होती है। और जब शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे वाम पार्श्ववर्ती सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं। और शैलखंड स्थानांतरण, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपको लिखनी बात इतनी लिखनी है कि पार्श्वीय या फिर नित्य लंबी जो भ्रंश है वो होता है 37 दिशा में संचलन होने के कारण जब भ्रंश तल के सहारे 37 गति करते हैं, ठीक है ना। जब 37 संचलन होता है तब जो भ्रंश होते हैं, जो खड्डे होते हैं, तो वो तल के सहारे 37 गति करते हैं, तो वही क्या होता है, पार्श्वीय या फिर नित्य लंबी सर्पण भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश क्या होता है, जब किसी भूभाग में कोई भ्रंश जब किसी भूभाग में कोई भ्रंश का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो, तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब किसी भूभाग में कोई भ्रंश का इस तरह निर्माण होता है, यदि किसी भाग में कोई भ्रंश का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो, तो उसे हम सोपान या फिर सीढ़ीदार भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में शेप भ्रंश। कौन सा भ्रंश, शेप भ्रंश। यानी कि दोस्तों इसको देखते हैं, शेप भ्रंश क्या है, जब भ्रंश भी एक प्रकार का उत्क्रम भ्रंश ही होता है, शेप भ्रंश होता है वो भी एक प्रकार का उत्क्रम भ्रंश होता है, किंतु इसमें कोण निम्न होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल निम्न कोण होते हैं, कोण ज्यादा नहीं होते। आगे है दोस्तों अधिक्षिप्त भ्रंश। कौन सा भ्रंश, अधिक्षिप्त भ्रंश, ठीक है। बिचाव बल की अधिकता से इस प्रकार के भ्रंश में खंड दूसरे पर चढ़ जाते हैं और भ्रंश तल क्षैतिज रहता है। इस कगार प्राय अधिनियमित होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अधिक्षिप्त जो भ्रंश होते हैं, अधिक्षिप्त भ्रंश वे भ्रंश होते हैं जो बिचाव बल, यानी कि दोस्तों दोनों का भिड़ना, दोनों की बिचाव बल की अधिकता, उनमें बिचाव बल, दोनों का धक्का बल, ये इधर धक्का मारा और ये इधर धक्का, कौन, पहाड़, तो बिचाव बल की अधिकता से इस प्रकार के भ्रंश में एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाता है और भ्रंश तल क्षैतिज रहता है। भ्रंश का जो तल है वो बिल्कुल क्षैतिज रहता है, तो वो क्या होता है, अधिक्षिप्त भ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों त्रियक भ्रंश। कौन सा भ्रंश आ रहा है, त्रियक भ्रंश। देखते हैं इसको। इस भ्रंश में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों प्रकार का संचलन, ऊर्ध्वाधर भी होता है संचलन, हिलावट होती है, हिलावट दोनों का खिंचकना, ऊर्ध्वाधर भी होता है और क्षैतिज दोनों प्रकार का संचलन होता है। और तो बस वही होता है त्रियक, जो
भ्रंश होता है, त्रिक भ्रंश, उसमें ऊर्ध्वाधर भी होता है, क्षैतिज भ्रंश, दोनों संचलन होते हैं, वो त्रिक भ्रंश होता है। इसके बाद में दोस्तों वलन, पर्वतों में वलन पड़ जाते हैं। जब पर्वत में क्या होता है, जब जमीन सिकुड़ेगी, जब जमीन है वो बिल्कुल क्या होगी, सिकुड़ेगी, इस प्रकार से दबेगी, तो अगर जमीन दबेगी तो उस जमीन पर खड़े पहाड़ भी दब जाएंगे, और पहाड़ों के दबने से पहाड़, एक पहाड़ ऊपर चला जाएगा, एक पहाड़ नीचे, एक पहाड़ ऊपर, यानी कि दोस्तों अगर मैं इस पेज को मरोड़ूं, इस पेज को सिकुड़ूं, ठीक है, सिकुड़ने से ये दोस्तों भाग है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा भाग आएगा वो नीचे चला जाएगा, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से वो भ्रंश उत्पन्न होता है। ये वलन पड़ गया, क्या पड़ गया, यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊंचाई, यानी कि एक प्रकार का वलन पड़ गया, तो वही दोस्तों वलन होता है। अंतर्जात यानी कि अंदर, पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल होते हैं, अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टान में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न, चट्टानों में भी बिल्कुल संपीड़न हो जाता है, सिकुड़ा हो जाता है, तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़दार मोड़ पड़ जाते हैं दोस्तों, चट्टानों के अंदर लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, तो इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। और इस क्रिया से ऊंचा उठा हुआ भाग अपनति तथा नीचे उठा हुआ भाग है वो अधिनति कहलाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जैसे कि दोस्तों मैंने इसको मरोड़ा, तो ये जो ऊपर उठा भाग है वो तो हो गया अपनति, और जो नीचे है भाग वो होगा अभिनति। तो दोस्तों यही बात है। अब आते हैं दोस्तों वलन के प्रकार। वलन के प्रकार को समझते हैं दोस्तों। देखिएगा वलन के प्रकार, वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है दोस्तों। जो वलन का प्रभाव होता है वो कई प्रकार की बातों पर निर्भर करता है। वलन का प्रकार, सॉरी, वलन का स्वभाव है, वलन किस प्रकार का है, इसका स्वभाव, वलन बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है या फिर वलन उबड़ खाबड़ है, इस प्रकार से उसके स्वरूप के आधार पर, उसकी स्वभाव के आधार पर ही वलन का प्रकार होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली है, चट्टान है वो बिल्कुल लचीली है, बिल्कुल हल्की चट्टान है, ठीक है, कोमल है, तो वलन अधिक हो जाता है। और परंतु इसकी विपरीत स्थिति होने पर वलन साधारण हो जाता है। इसकी विपरीत अगर स्थिति है, यानी कि कठोर पर्वत है, तो जो वलन है वो बिल्कुल कम होंगे। इसी तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण, संपीड़न जो चिकुड़ाव, संपीड़न की दबने की भिन्नता के कारण भी वलन पर्याप्त, वलनों में पर्याप्त अंतर होते हैं। जैसे कि दोस्तों सममित वलन, सममित वलन क्या होता है, वलन का एक प्रकार है सममित वलन। साधारण प्रकार के वलन को सममित वलन कहते हैं, साधारण प्रकार के वलन को सममित वलन कहते हैं। और इसमें दो भुजाओं का झुकाव बराबर होता है दोस्तों। इसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव है, दोनों भुजा यानी कि पहाड़ की जो भुजा है, पहाड़ का जो उबड़ खाबड़ भाग है, वो दोनों भुजाएं हैं उसकी वो बराबर होती है, यानी कि ये जो उबड़ा हुआ भाग है और ये जो उबड़ा हुआ भाग है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो वो होगा सममिति, यानी कि यह खुला हुआ वलन होता है। अगला है दोस्तों वलन कौन सा है, असममित। अभी हमने सममित यानी कि समान, एकदम सामान्य वलन पढ़ा था, दोनों बराबर, यानी कि दोनों पहाड़ी बराबर, तो होता है सममित वलन, समान है ना, सामान्य। अब है असममित, असममित कहीं पर उबड़ खाबड़ ज्यादा है, कहीं पर उबड़ खाबड़ कम है, तो होगा असममित। देखिएगा इसमें वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है दोस्तों। वलन की जो दोनों भुजा है, एक उबड़ है एक खाबड़ है, एक उबड़ है, तो वो होगा ना, तो उसमें दोनों भुजा है वो दोस्तों असमान होती है। एक तो बिल्कुल संपीड़ित होती है और एक बिल्कुल कठोर होती है। इस तरह वलन में एक भुजा कम और दूसरी भुजा अधिक होती है। एक भुजा तो वलन में कम होती है, लेकिन एक भुजा अधिक होती है। इस प्रकार से एक भुजा अधिक हो जाती है और एक भुजा कम हो जाती है, तो वो होता है असममित। इसमें लंबी भुजा का ढाल कम, छोटी भुजा का ढाल अधिक होता है। छोटी भुजा होती है उसका ढाल अधिक होता है, बस यही बात है। इसके बाद में एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन, कौन सा वलन, एक दिग्नत वलन। देखते हैं इसको। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण ढाल क्रमशः दूसरी भुजा के झुकाव पर समकोण बनाते हैं, तो ढाल एकदम खड़ा होता है, तो एक उसे एक नति और एक, बस आपको एक दिग्नत वलन, यानी यहाँ पर दोस्तों ये है कि जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा एक भुजा का झुकाव तो बिल्कुल साधारण होता है, ठीक है, वलन पहाड़ की भुजा का, और ढाल क्रमशः होता है, और दूसरी एक भुजा तो बिल्कुल कम ढाल वाली होती है, ठीक है, लेकिन दूसरी ढाल का झुकाव 90 डिग्री के कोण पर होता है, तथा ढाल एकदम खड़ा होता है, बिल्कुल ढाल कैसा होता है, खड़ा होता है, उसे एक नति, एक दिग्नत वलन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं चौथे वलन की ओर। समनत वलन, कौन सा वलन, समनत वलन। दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान, दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन दोनों भुजाओं में समान रूप से झुक जाती है। दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि दोनों भुजाएं समांतर हो जाती। इस तरह के समांतर भुजा वाले वलन समनत वलन होते हैं ना दोनों। आगे दोस्तों बात करते हैं 5वें पॉइंट की ओर, परिवलित वलन, ठीक है, परिवलित वलन। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र, तो जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है
तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन होता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समान होती है, तो क्षैतिज वलन कहलाता है। आगे है प्रतिवलन। कौन सा वलन? प्रतिवलन। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है, वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो प्रतिवलन हो जाएगा। आगे है अवनमन। अवनमन वलन। जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल से समांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन के नाम से जानते हैं। पंखा वलन। कौन सा वलन? पंखा वलन। जब एक वृहद वलन की वृहद अपनति अभिनत में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उसे वलन को पंखा कहते हैं, और इसकी आकृति एक पंखे से मिलती है, इन्हें पंखा वलन कहते हैं। एक पंखे से इसकी आकृति मिलती है। इसके बाद में दोस्तों खुला वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाएं बीच में से 90 डिग्री, दोनों वलनों की भुजाएं बीच में से 90 डिग्री का कोण बनाती है, परंतु 180 से कम होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180, दो ऐसी भुजाएं जिसके बीच में 90 डिग्री से तो अलग 90 डिग्री के कोण से तो अधिक कोण होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि 190 और 120 के बीच में कोण बनता है दोनों पहाड़ों के बीच में, तो उस वलन को घुमा खुला वलन कहते हैं, और इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। इसके बाद में दोस्तों बंद वलन। कौन सा वलन? बंद वलन। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं, और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। बंद वलन अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है और खुला वलन कम संपीड़न यानी कि सिकुड़ाव से होता है। आज की इस वीडियोज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों याद करने लेना, रट लेना आज की इस वीडियोज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।